नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने संविधान की क्लास शुरू की हुई थी, आज इसकी हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। और पहले क्लास में हमने कैसे हमारा संविधान बना और संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। आज की जो क्लास है ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है, जिसका नाम है प्रस्तावना, प्रेम्बल। कहा जाता है कि अगर आपको भारत के संविधान को समझना है, मान लीजिए अगर आप पूरा संविधान भी नहीं पढ़े हों, तो उसका जो कवर पेज है यानी जो उसका मुख्य पृष्ठ है वो प्रस्तावना है। अगर प्रस्तावना के एक एक शब्दों को अगर आप बारीकी ढंग से अच्छे से समझ लें तो ये कहा जा सकता है कि आपको भारतीय संविधान की पूरी समझ हो जाएगी। आपने जैसा कि देखा होगा पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम प्रस्तावना का भी नाम दे सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जो जो विचार रखे ये पूरे संविधान में आने वाले हर एक पॉइंट के हर एक पहलू को यहाँ पे शब्दों के माध्यम से दिखाया गया। आज हमने प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि मैं जैसे प्रस्तावना में एक एक शब्द लिखा है हर एक शब्द का आपको मतलब समझा सकूं, और इसके बाद हम इसमें एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें इसके सारे तथ्य जो भी हैं उसको हम लोग नोट करने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देंगे, आपको यहाँ से सवाल जरूर मिलेंगे। और संविधान की आपको बेहतर समझ बनानी है तो इस टॉपिक से आप बच नहीं सकते, ये आपको समझना ही होगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, पहले मैं एक बार इस प्रस्तावना को पढ़ देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। इसके आगे अब जो भी लाइन लिखे हुए हैं इसको अब आप एक एक शब्दों को अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर इसके इतिहास में जाएंगे तो यहाँ पे हर एक शब्द अपने अपने बहुत सारे अर्थों को लेके बैठा हुआ है। जैसे पहला तो इस प्रस्तावना से आपसे ये सवाल बनेगा कि ये जो प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो पहले आप ध्यान देंगे, देखिए इसमें भारत शब्द, भारत के लोग, भारत को, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भारत शब्द हमारे प्रस्तावना में 2 बार जिक्र है, इसके अलावा फिर कहीं नहीं लिखा गया है। तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। इसके बाद 5 इसमें मुख्य शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनसे हर बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, तो इसमें 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके साथ साथ स्वतंत्रता अगर आप देखेंगे तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ समता यानी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी अगर सही से आप देखेंगे तो हमारे इस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में मूल अधिकार, इसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें 2 क्रांतियों का प्रभाव भी आपको साथ साफ दिखाई देगा। जैसे कि जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है, ये आप रूस की क्रांति से देख सकते हैं जो 1917 में हुई थी। इसके अलावा ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द बहुत चर्चा में है, जिसको आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और समझने लायक है, जैसे कि जो ये प्रस्तावना है इसकी कल्पना, जो संकल्पना है, किस देश से ली गई है, तो इसकी संकल्पना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि इसकी जो भाषा शैली है ये भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आइए हम इसके एक एक शब्दों पे विचार करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हम अर्थात भारत के लोग। जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे जब इस संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने खुद को भारत के जितने भी लोग हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वो थे। तो उन्होंने कहा हम भारत के लोग। यहाँ देखिए एक एक शब्द को आप समझिए। हम से तात्पर्य है, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो हम शब्द एक बहुवचन शब्द है। इसमें ना तो मैं है और ना तो तुम, क्योंकि मैं और तुम धर्म, जाति, आस्था,
विश्वास, इस आधार पे अलग अलग भले ही हो सकते हैं। और जब हम लोग अलग अलग थे तो आपने देखा होगा जब अंग्रेज यहाँ आए हुए थे तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उससे होते हुए आगे तक जितनी घटनाएं हुई हैं आप देखेंगे, हम जब मैं और तुम बने हुए थे तभी तक उन्होंने भारत पे शासन किया, लेकिन जब हम ये दोनों मिलकर एक साथ हम बने, हम अर्थात कौन, यहाँ की जनता, यानी यहाँ की जनता के लिए ये हम शब्द का प्रयोग किया गया है। और जहाँ पे ये हम आ जाता है यानी जनता के लिए आ जाता है तो वहाँ से पूरी जनता के बारे में बात होती है और ये संविधान उन्हीं के बारे में पूरा उल्लेखित किया गया है। यानी हम भारत के लोग, यानी यहाँ भारत की जनता भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे इस शब्द को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, यानी भारत अपने मामले में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत दो मामलों में, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। यानी भारत अपना मालिक खुद है। किस किस मामले में, आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में, दोनों मामले में भारत के पास, यानी भारत का जो संविधान है वो बोलता है कि भारत के पास निर्णय लेने की आज़ादी है। यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब वो पहले जैसा नहीं है कि कोई दूसरा देश आए हमारे ऊपर शासन करे और हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करे। जब से ये संविधान लागू हुआ उस दिन से और आज तक ये माना जाता है कि भारत एक सोवरेन स्टेट है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, जहाँ पे एक ऐसा देश है जो अपने हर इंटरनल कोई भी इशू हो या फिर एक्सटर्नल हो, हर एक मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन मार्क ये बन सकता है कि क्या वर्तमान जो भूमंडलीकरण का दौर है कहीं ना कहीं वो हर एक देश के संप्रभुता पे चोट कर रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे, क्योंकि अब जैसे कह सकते हैं कि हम हर मामले में खुद से डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक भूमंडलीकरण का दौर ऐसा है जो हर एक देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चोट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने में काफ़ी हद तक सही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यही हुआ कि हम अपने मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा शब्द है समाजवादी। इसको समझिए। समाजवादी से तात्पर्य ये है कि जब ये शब्द आता है समाजवादी, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप दूसरे शब्दों को भी देखेंगे, जैसे कि पूंजीवादी, साम्यवादी। तो जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ रहे या फिर आप अमेरिकी संविधान में भी देखेंगे उन्हें पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा है, जबकि भारतीय संविधान बोलता है कि हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो व्यवस्था है वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज को प्राथमिकता देता है और यहाँ के हर वर्ग के लोगों के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। ये जो समाजवाद है ये नेहरू और उसके साथ साथ गांधी जी की विचारधारा से बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो ये समाजवादी का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें आप तीसरे शब्द पे आए, जिस शब्द का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि इस शब्द को आप देखेंगे तो एक अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद इस शब्द को लाके जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि जो भारत देश है ये पंथ निरपेक्ष देश है, एक सेकुलर स्टेट है। यानी इस देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। यहाँ हर एक धर्म को अपने अपने अनुसार रहने की छूट है। यानी भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति विशेष का अपना धर्म आस्था हो सकता है, और उस मामले में यहाँ की सरकार किसी के ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो पंथ निरपेक्ष से आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है अगला, जिसका नाम है लोकतंत्रात्मक या फिर लोकतंत्र, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। तो लोकतंत्रात्मक शब्द देखेंगे तो ये दो शब्दों से बना है। लोक मतलब जन यानी लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासन या फिर शासन की प्रणाली। तो जो हमारे यहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है यानी जो शासन की प्रणाली है, तो देखेंगे इसी को कहा जाता है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए।
यानी जनता का, यानी यहाँ पे जो भी बनाई जाएगी व्यवस्था वो जनता के द्वारा ही बनाई जाएगी। सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होगी, उसका जो शासन होगा वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा और वो जनता के लिए ही कार्य करेगी, यानी उसके किसी भी कार्य में प्रमुख बिंदु जनता ही होगी, यानी जनता की भलाई के लिए ही सारे मुद्दों को रखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक है। इसमें एक शब्द है आगे, गणराज्य। गणराज्य, देखिए गणराज्य को कई लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको भी लोग लोकतंत्र से ही जोड़ देते हैं, जबकि गणराज्य से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, यानी जो भी यहाँ पे सर्वोच्च पद, जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद हुआ, चाहे प्रधानमंत्री का पद हुआ, यहाँ पे कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। यानी भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब यहाँ पे जो भी सर्वोच्च प्रतिनिधि होगा वो चुनाव के माध्यम से आएगा, मतदान के माध्यम से होगा, यानी यहाँ पे कोई भी आनुवंशिक शासन नहीं होगा। जिसको जनता चुनेगी वही यहाँ के शासन को करेगा, और वो किसके लिए कार्य करेगा? जनता के लिए। यानी 5 साल पे जो व्यवस्था है हर बार ये बदलाव होता रहेगा और अल्टीमेट पावर फिर किसके हाथ में आ जाती है? जनता के हाथ में। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि इस शब्द का मतलब, इसका भी मतलब पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे 5 शब्दों का मतलब आप समझ पाए हैं। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। कहा गया है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी यहाँ पे सबके साथ न्याय होना चाहिए, वो सामाजिक स्तर पे भी, यानी किसी भी धर्म, जाति की लिंग भेद आधार नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से वो किसी भी वर्ग का हो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, यानी कमज़ोर है या मजबूत है तो कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय, यानी राजनीति में भी सबको समान अवसर मिले, यानी यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। अभी हाल फिलहाल के यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख किया गया है वो कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? तो वो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए अब हम आगे आते हैं। फिर यहाँ पे अब एक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता कैसे? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इन शब्दों का भी मतलब समझते हैं। विचार से तात्पर्य क्या है? विचार से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना मानसिक चिंतन वो खुद स्वयं कर सकता है, विचार कर सकता है किसी भी मुद्दे पे। वो अपनी एक्सप्रेशन यानी अपनी अभिव्यक्ति अपने माध्यम से कर सकता है। उसके साथ साथ उसकी विश्वास, यानी वो किस विचारधारा को मानता है ये उस स्वयं के ऊपर डिपेंड है। किस धर्म को मानता है ये उसके अपनी खुद की इच्छा पे है, और उस धर्म के आधार पे ही वो जिसकी भी उपासना करना चाहे वो इसके लिए पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। बात को समझेंगे कि जो विचार है ये एक मानसिक परिकल्पना है, वो अपने आधार पे कर सकता है, अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। किसी जो विश्वास है किसी भी विचारधारा को मान सकता है। धर्म से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके अनुसार ही वो अपनी उपासना या अनुसरण कर सकता है। इसकी पूरी स्वतंत्रता है यहाँ पे। उसके साथ साथ समता। कितने प्रकार की समता? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि वो एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी एक बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी को चला सकता है। और अवसर, जो भी अवसर होंगे सबको अवसर मिलने की समानता होगी। आप देखेंगे मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आर्टिकल 16 है 16 जिसमें अवसर की समता की बात कही गई है। लेकिन कुछ वर्गों को जो काफ़ी नीचे वर्ग के हैं उनको वहाँ पे कुछ आरक्षण का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सब एक समान आए और एक साथ प्रतिस्पर्धा करें। तो हमारे यहाँ समता की भी बात 2 है, एक प्रतिष्ठा और एक क्या है? अवसर। अब इस प्रस्तावना को हम थोड़ा आगे देखेंगे। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी एक गरिमापूर्ण जिंदगी होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि कैसे भी आपकी ज़िंदगी चलनी, एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए तथा राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता से तात्पर्य है कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा को बनाने के लिए, यानी एकता से तात्पर्य यही है कि वो राष्ट्र के लिए सब मिलजुल के रहें। और उसके साथ साथ अखंडता।
अखंडता शब्द पे ध्यान देंगे। अखंडता से मतलब ये है कि कोई भी यहाँ का व्यक्ति अपने को राष्ट्र से अलग नहीं मान सकता कि हम नहीं दूसरे राष्ट्र से जुड़, नहीं, वो देश की अखंडता को नहीं तोड़ने का प्रयास करेगा। यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले, बंधुता को बढ़ाने के लिए ये जो संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था नेहरू के द्वारा, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो ये उद्देशिका या प्रस्तावना है, हम एक ऐसा लक्ष्य रख रहे हैं कि जो एक बेहतर भविष्य भारत का बन सके, उसके लिए इन सारी बातों को इसमें रखा गया है। तो इसमें ये कहा गया कि इस बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी जो ये संविधान सभा जो इसको प्रस्तुत कर रही थी, आज ये जो तारीख है बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा से तात्पर्य है इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इस संविधान को, यानी ये जो पूरा संविधान बना दिया गया है, उसे यहाँ पे 3 शब्दों को ध्यान रखेंगे: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत से तात्पर्य होता है कि इस जिसको पूरा ये बनाया गया है, इस हम यानी जनता के द्वारा ही अंगीकृत यानी स्वीकार किया जाता है। अधिनियमित से तात्पर्य ये होता है कि ये जो स्वीकार किया गया है, जो बनाया गया है, इसे लागू करना। और आत्मार्पित यानी उन्होंने कहा हम इसको बना के सब आत्मार्पित कर रहे हैं, यानी ये पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? सौंप रहे हैं, यानी सौंपना। तो देखिए इस पूरे का निचोड़ क्या हुआ, ये जो प्रस्तावना है, कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी यहाँ की जनता और जनता के द्वारा चुने गए संविधान सभा के प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न, यानी स्वयं का मालिक खुद हो, समाजवाद यानी समाज को सबसे ऊपर रखा जाए, पंथ निरपेक्ष हो, यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म न हो, व्यक्ति विशेष का धर्म हो जो देश के लिए बेहतर करे, लोकतंत्रात्मक यानी यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा ही आधारित हो और जनता के लिए ही हो, गणराज्य यानी यहाँ का जो शासन है वो आनुवंशिक नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव के माध्यम से होना चाहिए, और ऐसा बनाने के लिए यहाँ के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता दी गई हो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाती है। साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, यानी बनी रहे, और बंधुता बनी रहे। और इसको हमने स्वीकार किया है, इसको लागू करने जा रहे हैं और इसे हम सौंपते हैं। अब हम संविधान के मूल बातों को अब एक फ्लो चार्ट के मेथड से समझते हैं। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या किया कि जो मूलतः संविधान में दिया हुआ था उसको अक्षरशः हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, लेकिन अब ये जो फ्लो चार्ट के मेथड से हम लोग इसको समझेंगे तो इसमें क्या हुआ कि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी होगी समझने में। तो देखिए, जितनी चीज़ें थी अब उसको हम टू द फैक्ट इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले कि जितनी बातों को हमने समझा, तो अब अगर देखा जाए तो पूरा जो हमारा प्रस्तावना था उसको कहा जा सकता है कि जो सत्ता का मुख्य स्रोत है, यानी जो पूरा सत्ता है यहाँ का, उसका जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? यहीं से प्रारंभ हुआ था, हम भारत के लोग, यानी कौन? जनता। तो जनता के द्वारा ही शुरू किया गया। फिर सत्ता का जो स्वरूप है वो सत्ता का स्वरूप कैसा था? तो उसमें 5 शब्दों का मैंने जिक्र किया था: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ। तो देखिए, सत्ता का स्रोत जनता, सत्ता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उसके बाद सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए जो हमारे प्रस्तावना में कहा गया है, उसमें कहा गया कि न्याय होना चाहिए। न्याय कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसको किस क्रांति से लिया गया है? रूस की क्रांति से। कब? 1917। फिर उसके आगे आप देखेंगे स्वतंत्रता। हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया था आपको। तो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी था, जिसमें अवसर की समानता की बात हुई थी, और फिर बंधुत्व था, आपसी भाईचारा, एकता और अखंडता की बात की गई थी। तो आप देखेंगे ये जो मुख्यतः शब्द जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है ये। और ये कब हुई थी? 1789 में। तो देखिए, यहाँ से प्रारंभ था जो पूरा हमने पहले पढ़ा, और उसका जो अंत था वहाँ पे मैंने 3 शब्दों का जिक्र किया था, जिसको यहाँ पे स्पष्टता मैं लिख दे रहा हूँ कि आप इसको वीडियो में दोबारा देख के अच्छे से समझ पाए
कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि हमने ये जो पूरा प्रस्तावना बनाया है, यानी जो संविधान बनाया है, और अंत में उन्होंने 3 शब्दों का कि हमारे ही द्वारा ये अंगीकृत यानी इसे स्वीकार करना, अधिनियमित यानी जो भी नियम बनाए गए हैं, जितने अनुच्छेद हैं उनको लागू करना, और उसके बाद लास्ट में कहा था इसको हम आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित से तात्पर्य क्या है? सौंपना, यानी अपने आप को आत्मार्पित करते हैं, यानी जनता को ही हमें क्या करते हैं? सौंपते हैं। तो ये जनता के द्वारा बनाया गया था, जनता के लिए बनाया गया था और जनता को ही सौंप दिया गया। अब इसके बाद अब हम उस फैक्ट पे आते हैं जो आमतौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद विवाद है, कुछ केस स्टडी है, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स को लेते हैं। क्या है? अब ऐसे कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? तो उसका हम टू द पॉइंट जवाब क्या देंगे कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का आधार स्तंभ है। उसके साथ साथ यहाँ की जनता की भावनाएं एवं आकांक्षाओं को समाहित किए हुए है। ये हमारे प्रस्तावना की मुख्य बात है। उसके बाद जो हमारे प्रस्तावना की संकल्पना है वो कहाँ से प्रभावित है? तो वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। इसकी जो भाषा शैली है वो किस देश से ली गई? तो इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस प्रस्तावना के प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। इसके बाद इसे कब अंगीकार किया गया? तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, जिसे संविधान दिवस के रूप में भी हम आज भी मनाते हैं, प्रत्येक 26 नवंबर को। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जो प्रस्तावना है, क्या उसमें संविधान संशोधन हो सकता है? तो संविधान संशोधन हो सकता है, तो इसी के ऊपर मतभेद है। इसमें कई सारे ऐसे केस और मामले हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर पूछेगा कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया है या कितनी बार किया गया है, तो आपका जवाब होगा 1 बार। अभी तक प्रस्तावना में बस 1 बार बदलाव किया गया है, और वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लघु संविधान भी इसे माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आप देखेंगे जब हम प्रस्तावना को डील कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो उसमें हमने समाजवादी शब्द का जिक्र किया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसको एकदम से ध्यान रखेंगे, यही 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये ध्यान रहे कि जोड़ा गया है, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और ये जो 3 जोड़े गए, तो ये कब से प्रभावी हुए? तो ये 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हो गए। इसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आखिर प्रस्तावना पे जो विवाद था वो था क्या? तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारे प्रस्तावना पे विवाद था वो इस बात को लेके था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। सवाल क्यों उठा? तो उसको समझते हैं। अगर संविधान में अगर प्रस्तावना उसका अंग है, तो अंग होने का मतलब फिर बाकी संविधान में जैसे संशोधन हो सकता है, तो वैसी प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। और अगर अंग नहीं है तो फिर इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। चूँकि सवाल ये इसलिए उठा कि कहा जाता है कि जितने भी हमारे संविधानविद थे, ये उनकी मूल आत्मा है, उनकी पूरी मौलिकताएं, उनकी पूरी भावनाएं इस प्रस्तावना से जुड़ी हुई थी। तो कहा गया कि नहीं, इसको बना के और जितनी चीज़ें बाद में जोड़ा गया है तो इससे छेड़छाड़ न की जाए। भले बाकी संविधान के प्रस्तावना के अलावा चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। तो इस पर सबसे पहला जो केस उठ के आया था वो था बेरुबारी विवाद, कहा जाता है 1960 में चर्चा में आया था, जिसमें जब ये कोर्ट में मामला गया तो वहाँ कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। तो अंग नहीं है तो इसका मतलब इसमें आप संशोधन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर देखेंगे 1973 में 1973 में एक दूसरा केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें ये कोर्ट ने फिर से अपने निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और अगर संविधान का अंग है तो फिर उसमें संशोधन भी हो सकता है। संशोधन हुआ और ये 3 शब्द भी आए। लेकिन ये कहा गया साथ ही कि अगर कुछ शब्द आप जोड़ते हैं जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है,
जो वास्तविक ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो इस निर्णय में कहा गया। इसके बाद एक और केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। तो इसमें क्या हुआ, जो 1980 में जब केस आया तो इसमें कोर्ट ने डिसीजन में बस यही किया कि जो पिछला निर्णय था केशवानंद भारती का निर्णय, उसी निर्णय को दोहराया। यानी अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अब फाइनली जो इसमें निर्णय है वो ये है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और इसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों कोर्ट ने किया, इसके पीछे अगर कुछ तर्कों को देखा जाए तो वो ये है कि कहा गया कि अगर प्रस्तावना के अलावा बाकी चीज़ों में अगर संशोधन होता है तो समय के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, लेकिन अगर इसमें संशोधन आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में जो प्रस्तावना है अपनी प्रासंगिकता को खोती जाए। तो इसीलिए ऐसा माना गया कि नहीं, इसमें भी बदलाव हो सकता है और समय के साथ साथ हो सकता है। ये आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। अब अंत में हम ये आते हैं कि पूरी प्रस्तावना पे कुछ लोगों के अपने अपने मत हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि ये मत किसका है। तो एक के.एम. मुंशी का प्रमुख मत है जिन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। एक थे N.A. पालखीवाला, उन्होंने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है, किसको, प्रस्तावना को। और सबसे चर्चित थे पंडित नेहरू का, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये पूरे संविधान की आत्मा है। यानी पेपरों में कभी भी आपसे सवाल पूछे कि नहीं संविधान की आत्मा से क्या तात्पर्य है, तो हमेशा प्रस्तावना को ही उत्तर करेंगे। लेकिन अगर ये कोट कर दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो है मौलिक अधिकार में देखेंगे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, वो अंबेडकर के अनुसार है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि नहीं संविधान की आत्मा से तात्पर्य क्या है, तो आप प्रस्तावना को ही कहेंगे। तो देखिए साथियों, हमने इस चैप्टर को अपनी तरफ से जो इतने मूलभूत बातें थी, जो भी फैक्ट्स थे, सबको एक डिटेल में और एक फ्लो चार्ट के मेथड से आपको बताने का प्रयास किया। आप इसको देखें, एक बार दो बार देखें, फिर इसको समझें और आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपका क्लियर है तो आपको संविधान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और हर एक परीक्षा में यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो हमेशा ही सही होंगे और हर लेवल की परीक्षाओं में ही। तो चलिए, अब आज का ये जो वीडियो है ये तो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम संविधान के अगले कुछ पार्ट जो हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। अंत में मैं अब आपसे यही चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको सही लग रहा है तो आप हमारे करियर पॉइंट दिलदार नगर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि नहीं इसमें क्या हम और भी बदलाव कर सकते हैं या क्या और बेहतर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा ही बेहतर करने की प्रेरणादायक होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।